ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर रहे थे। तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम लोगों ने कटिंग कर लिया, हम लोगों ने लेयरिंग कर लिया, हम लोगों ने ग्राफ्टिंग कर ली। ठीक है, आप लोगों को याद आ रहा होगा ना, कटिंग में हम लोगों ने स्टेम कटिंग भी किया था, रूट कटिंग भी किया था, लीफ कटिंग भी किया था। उसमें हमने आपको एडवेंटिशियस बड का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, उसमें हमने आपको प्री रिक्विजिट के लिए क्या कहा था, इनिशिएशन ऑफ रूटिंग एंड इनिशिएशन ऑफ बड। ठीक है, तो इनिशिएशन ऑफ रूटिंग में आपने ऑक्सिन का इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है जो कि हम आपको फिर से रिकॉल करा रहे हैं। और इनिशिएशन ऑफ बडिंग में आपने साइटोकाइनिन का इस्तेमाल किया था। इनिशिएशन ऑफ बडिंग की ज़रूरत क्या हमें स्टेम कटिंग में पड़ेगी? नहीं, क्योंकि स्टेम कटिंग में हम लोग उसी स्टेम को सेलेक्ट करते हैं जिसमें ऑलरेडी बड क्या होता है, मौजूद होता है। तो इनिशिएशन ऑफ बडिंग की ज़रूरत हमें कहाँ पर पड़ेगी? तो हमें रूट के केस में पड़ेगी, हमें लीफ के केस में पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी रूट्स होती हैं, कुछ ऐसे भी लीफ होते हैं, जैसे रूट के केस में स्वीट पोटैटो होता है, डहलिया होता है। लीफ के केस में ब्रायोफाइलम होता है, बिगोनिया होता है, जहाँ पर ऑलरेडी एडवेंटिशियस बड्स मौजूद होती हैं। तो ऐसे केसेस में फिर हमें इंडक्शन ऑफ बडिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर उस केसेस में हमें सिर्फ रूटिंग को क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, इनिशिएट कराने की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना। इससे हमारी अप्रोच क्या होती है, डेवलप होती है। फिर कटिंग के बाद अगर आपको याद हो, लेयरिंग हमने किया था। लेयरिंग हमने आपसे कहा था ना, उसको हमने स्टोलन के साथ क्या किया था, लिंक किया था। उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि लोअर एक सॉफ्ट ब्रांच को सॉइल में क्या किया था, पेग किया था। आपको याद आ रहा होगा। उसमें हमने आपको टिप लेयरिंग कराई, उसमें हमने आपको ट्रेंच लेयरिंग कराई। टिप और ट्रेंच हम लोग करते क्यों थे? तो बस ट्रेंच हम लोग इस वजह से करते हैं क्योंकि ट्रेंच में एक समय में एक से ज़्यादा प्लांट को हम लोग क्या कर सकते हैं, अराइज कर सकते हैं। अच्छा, कटिंग में और लेयरिंग में मेन डिफरेंस क्या था? कटिंग के केस में क्या था कि हम लोग पहले प्लांट पार्ट को कट करते हैं, फिर रूटिंग को इनिशिएट करते हैं। और लेयरिंग के केस में हम लोग प्लांट पार्ट में पहले ही रूटिंग को क्या कर लेते हैं, इनिशिएट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जिस पार्ट को हमें सेपरेट करना है उसमें हम लोग पहले ही रूटिंग को इनिशिएट कर लेते हैं। और जब रूटिंग इनिशिएट हो जाता है फिर उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, मेन प्लांट से सेपरेट कर लेते हैं। जिस प्लांट पार्ट को सेलेक्ट किया जाता है, जिस ब्रांच को सेलेक्ट किया जाता है लेयरिंग में, उस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस उस ब्रांच को हम लोग लेयर कहते हैं। तो ये तो लेयरिंग की बात हो गई। ठीक है, फिर लेयरिंग में आपको एक बहुत अच्छी लेयरिंग आपने पढ़ी होगी ना, और उसका नाम क्या था, गूटी। गूटी या एयर लेयरिंग आपको याद है ना, वो बड़े हाइट वाले प्लांट में किया जाता था क्योंकि उसमें जो सॉफ्ट बेसल ब्रांच है वो सॉइल के पास नहीं था। ठीक है, तो फिर ऐसे केसेस में आपको याद है हम लोग ये सब कहाँ करते थे, लीची में करते थे, पॉम ग्रेनेट में करते थे, ऑरेंज में करते थे, रबर में करते थे। ये सब आपको ध्यान आ रहा होगा। ठीक है, उसमें आपको याद है ना, हम लोगों ने रिंग ऑफ बार को क्या किया था, रिमूव किया था, फिर ग्राफ्टिंग क्ले लगाया था, फिर पॉलीथीन से टाइड और कवर कर दिया था। और फिर वहाँ पर 2 to 3 मंथ्स बाद जब रूटिंग इनिशिएट हो जाती है तो फिर हम उसे क्या कर लेते थे, सेपरेट कर लेते थे। उसे हम लोग गूटी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग। ये सारी बातें कंप्लीट हो गई। ठीक है, फिर हम लोगों ने ग्राफ्टिंग की थी। ग्राफ्टिंग में हम 2 डिफरेंट प्लांट को क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करते हैं। एक को स्टॉक के लिए सेलेक्ट करते हैं, एक को सायन के लिए सेलेक्ट करते हैं। जो डिजायरेबल रूट सिस्टम वाला होता है उसे हम लोग स्टॉक या अंडर स्टॉक कहते हैं, और जो डिजायरेबल शूट सिस्टम वाला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सायन कहते हैं। ठीक है, तो स्टॉक एंड सायन आपको समझ में आता होगा। ठीक है, फिर आपको याद है कि हमने उसमें क्या किया था, डिफरेंट डिफरेंट आपको टाइप्स बताए थे, और उसमें जितने भी उसके हमने आपको डायग्राम दिखाए थे, उसमें जितने भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं वो सिर्फ कट के बेसिस पर है कि जी स्टॉक और सायान दोनों में जो हम लोग कट करते हैं, तो वो जो कटिंग मेथड है, कटिंग का जो टाइप है, उसके बेसिस पर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता था। आपको याद है कि वहाँ पर आपको सबसे पहले आपने टंग देखा होगा, टंगिंग देखा होगा। तो टंगिंग में हम लोग एक टंग शेप से कट मारते हैं ना, जिसको हम लोग स्लाइस भी बोलते हैं, जिसको हम लोग विप भी कहते हैं। फिर आपने देखा होगा उसमें हम लोग ग्राफ्टिंग में वेज ग्राफ्टिंग आता था। टंग ग्राफ्टिंग के बाद वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग में हम लोग वी शेप से कट करते थे। ठीक है, फिर वेज ग्राफ्टिंग के बाद अगर हम लोग देखें क्राउन ग्राफ्टिंग आपने देखा था। क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या था कि डिफरेंट डायमीटर, स्टॉक और सायन का डायमीटर क्या था, डिफरेंट था। जबकि टंग ग्राफ्टिंग और वेज ग्राफ्टिंग के केस में आपने देखा था कि दोनों के डायमीटर क्या थे, सेम थे। ठीक है, फिर क्राउन ग्राफ्टिंग में आपने देखा था कि स्टॉक एक होता है, उसमें कई सारे सायान को हम लोग क्या करा देते हैं, इंसर्ट करा देते हैं। अप्रोच ग्राफ्टिंग में आप लोगों ने देखा था कि एक प्लांट तो सीधे सॉइल में है, लेकिन दूसरे प्लांट को हम लोग क्या करते हैं, पॉटेड प्लांट को लेकर आते हैं। जो सॉइल में प्लांट है, ठीक है, जो सॉइल में इंटैक्ट है, और जो कि पॉटेड प्लांट है
दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, फिर उनके बीच में हम लोग ग्राफ्टिंग कराते हैं, तो उसे हम लोगों ने क्या कहा था, तो उसे हम लोगों ने अप्रोच ग्राफ्टिंग कहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट क्या देखे थे, ग्राफ्टिंग मेथड देख लिए थे। ठीक है, ग्राफ्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो क्या था, तो ग्राफ्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल पार्ट ये था कि दोनों के जो कैम्बिया हैं वो एक दूसरे के क्या आने चाहिए, कांटेक्ट में आने चाहिए। इसका मतलब ग्राफ्टिंग हम वहीं करा सकते हैं जहाँ पर ट्रू स्टील हो, जहाँ पर यू स्टील हो। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि अब जैसे अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट के केस में क्या होता है, तो मोनोकॉट के केस में आपको पता है कि सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट है, तो हम लोग मोनोकॉट के केस में ग्राफ्टिंग को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन डाइकॉट के केस में सेकेंडरी ग्रोथ है, कैम्बियम मौजूद है, इसका मतलब डाइकॉट के केस में हम प्रॉपरली ग्राफ्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम लोग सबसे लास्ट मेथड पढ़ते हैं वेजिटेटिव आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन को पॉपुलरली हम लोग किस नाम से जानते हैं, टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन जो होता है ये सबसे फास्ट प्रोपेगेशन है। इसका बहुत ज़्यादा रोल किस में है, हाइब्रिड इंडस्ट्री में है। तो जहाँ पर हम लोग प्लांट को क्या कराते हैं, तो जहाँ पर भी हम लोग सुपीरियर प्लांट को ब्रीड करके बनाते हैं, ब्रीडिंग प्रोग्राम में जब हम लोग सुपीरियर प्लांट को बनाते हैं, ठीक है, तो सुपीरियर प्लांट के प्रोपेगेशन के लिए हम लोगों ने किस टेक्निक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, टिश्यू कल्चर का। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों ने टिश्यू कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा क्यों किया है वो अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन एंड टिश्यू कल्चर का हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया देंगे। ठीक है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ोगे। चैप्टर का नाम है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो आपके 12th में ही स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन जब आपको पढ़ाया जाएगा तो उसका सबसे लास्ट टॉपिक है टिश्यू कल्चर, तो वहाँ पर आपको इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको शॉर्ट एब्रीवेटेड फॉर्म में इसका क्या देंगे, आइडिया देंगे। ठीक है, सबसे पहले माइक्रो प्रोपेगेशन, तो इसके नाम से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रो प्रोपेगेशन में देखिए ये माइक्रो वर्ड आया है। ठीक है, तो माइक्रो प्रोपेगेशन, तो प्रोपेगेशन का तो मतलब आपको पता है कि किसी पार्ट के थ्रू हम लोग क्या कराएंगे, प्रोपेगेशन कराएंगे। दूसरी बात, अगर ये माइक्रो प्रोपेगेशन है तो यहाँ पर माइक्रो वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया गया है, इस वजह से किया गया है क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट से भी हम लोग कैपेबल हैं प्रोपेगेशन कराने के लिए। तो अगर हम लोगों को प्लांट का कोई भी बहुत छोटा सा, बहुत स्मॉल सा पार्ट भी मिल जाता है तो उसके थ्रू हम लोग पूरे नए प्लांट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने जितने भी हॉर्टिकल्चरल मेथड पढ़े थे, आपको स्टॉक चाहिए, आपको सायान चाहिए, ठीक है, आपको लेयर चाहिए, ठीक है, आपको रूट कटिंग, स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग में भी अच्छा खासा वेल डेवलप्ड पार्ट चाहिए। लेकिन माइक्रो प्रोपेगेशन के केस में क्या होता है कि अगर प्लांट की आपको एक सेल भी मिल जाता है, एक छोटा सा टिश्यू भी मिल जाता है ना, तो एक छोटा सा टिश्यू भी मिल जाता है तो उस टिश्यू के थ्रू हम लोग पूरे के पूरे प्लांट को क्या कर सकते हैं, अराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर किस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रो और माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो, अब प्लांट के जिस पार्ट को हम लोग अलग करते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन में इस्तेमाल करते हैं, तो प्लांट के उस पार्ट को कहते हैं एक्स प्लांट। क्या कहते हैं, एक्स प्लांट। तो इस टेक्निक में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये प्लांट है और इससे हमको नए प्लांट को बनाना है, तो इसका कोई भी पार्ट हम लोग ले सकते हैं, रूट ले सकते हैं, स्टेम ले सकते हैं, लीफ ले सकते हैं, यहाँ तक कि पॉलन ग्रेन ले सकते हैं, या फिर एंथर का कोई पार्ट ले सकते हैं, या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कोई पार्ट लिया जा सकता है। ठीक है, तो प्लांट का कोई भी पार्ट ले सकते हैं। ये सब आपको खूब अच्छे से पढ़ाया जाएगा उस चैप्टर में। स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट में आपको मेरिस्टेम कल्चर पढ़ाया जाएगा, आपको एम्ब्रियो कल्चर पढ़ाया जाएगा, आपको पॉलिन कल्चर पढ़ाया जाएगा, आपको एंथर कल्चर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो वो सारी बातें, तो हम आपको बस यहाँ पर इतना बता रहे हैं कि यहाँ पर हम कोई भी प्लांट का कोई भी पार्ट ले लेते हैं, तो एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इज टेकन। ठीक है, और उस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं। ठीक है, और उस एक्सप्लांट को, उस पार्ट को हम लोग कहाँ ले जाते हैं, एक न्यूट्रिएंट मीडियम में ले जाते हैं। और वो जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है तो उसका नाम ही न्यूट्रिएंट मीडियम है। तो उस न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या होता है, तो उस न्यूट्रिएंट मीडियम में जैसे प्लांट के लिए प्लांट की ग्रोथ के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड बातें हैं तो वो सब वहाँ पर मौजूद होती हैं। जैसे कार्बन के सोर्स के फॉर्म में सुक्रोज होगा, ठीक है, ग्रोथ के लिए अमीनो एसिड्स मौजूद होंगे, ठीक है, ताकि प्रोटीन का फॉर्मेशन
फॉर्मेशन हो सके। फिर उसके अलावा ग्रोथ रेगुलेटर्स होंगे, ग्रोथ रेगुलेटर मतलब प्लांट हार्मोन होंगे, स्पेशली ऑक्सिन होगा, साइटोकाइनिन होगा, और साथ ही साथ उसमें क्या होंगे, मिनरल्स होंगे। तो न्यूट्रिएंट मीडियम में वो सारी बातें रहती हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट को फिर से रिफॉर्म करने के लिए क्या होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम उसे न्यूट्रिएंट मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। और आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया गया होगा कि अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का इक्वल रेशियो हम देंगे तो सेल डिवीज़न क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लांट का जो भी पार्ट आपने अलग किया, तो प्लांट का जैसे ये प्लांट है ना, इसका कोई पार्ट हमने अलग किया और इसको हमने न्यूट्रिएंट मीडियम में ले गए, और उस न्यूट्रिएंट मीडियम में ये क्या करेगा, तो इसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की वजह से ये पार्ट जो है वो तेजी से क्या करने लगेगा, डिवाइड करने लगेगा। आपको 11th में प्लांट एनाटॉमी याद आ रही होगी। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी में आपको डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया होगा, और ये एक बार नहीं, आपको 11th में 2 जगह पढ़ाया गया होगा। आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तो पूरा एक पेज ही है जिसमें डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, डी डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, री डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, आपने पूरा पेज ही पढ़ा है। और एनाटॉमी में भी आपको, आपने देखा होगा ना, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन डी डिफरेंशिएशन से होता है, कॉर कैम्बियम का फॉर्मेशन डी डिफरेंशिएशन से होता है। तो ये सारी बातें आपने पढ़ा है ना। डी डिफरेंशिएशन का मतलब आपको पता है ना कि कोई भी जो परमानेंट सेल है वो वापस से उसमें डिवीजन की एबिलिटी आ जाए। ठीक है, तो अभी जैसे हमने कहा कि प्लांट का कोई भी पार्ट हम ले सकते हैं, तो प्लांट का अगर हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक पार्ट लिया तो वो तो ऑलरेडी डिवाइडिंग है। ठीक है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सिन साइटोकाइनिन अवेलेबल है, और ऑक्सिन साइटोकाइनिन अगर अवेलेबल है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो प्लांट का पार्ट तेजी से क्या करने लगेगा, डिवाइड करने लग जाएगा। ठीक है, और एक अनडिफरेंशिएटेड मास बना देगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कैलस कहते हैं। और अगर मान लो हम प्लांट का कोई भी मैच्योर या डिफरेंशिएटेड पार्ट भी लेते हैं, तो अगर हम मैच्योर या डिफरेंशिएटेड पार्ट को भी एक्स प्लांट के रूप में सेलेक्ट करते हैं तो वो मैच्योर और डिफरेंशिएटेड प्लांट में भी क्या इंड्यूस हो जाएगा, डी डिफरेंशिएशन इंड्यूस हो जाएगा, और डी डिफरेंशिएशन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो अनडिफरेंशिएटेड मास बना लेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। और फिर ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास बन जाएगा जिसे हमने कैलस कहा, ठीक है, उसी कैलस में हम ऑक्सिन की अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, ऑक्सिन का एप्लीकेशन बढ़ा दें, तो आपको पता है कि ऑक्सिन किसे इनिशिएट कर देता है, रूटिंग को इनिशिएट करता है। तो जब रूट्स बन जाएगा तो उसके बाद साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे, साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ाते ही किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, शूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक टेक्निक डेवलप हो गई। सबसे पहले हम प्लांट के किसी पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो प्लांट के किसी पार्ट को सेलेक्ट करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक्स प्लांट, हमने लिख दिया एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग मेरिस्टम लेते हैं तो फिर हम लोग टिश्यू कल्चर को मेरिस्टम कल्चर ले कहने लगते हैं। अगर हम उसे का पॉलन लेते हैं तो हम उसे पॉलन कल्चर कहने लगते हैं। यदि हम एंथर का कोई और पार्ट लेते हैं तो हम उसे एंथर कल्चर कहने लगते हैं। तो जो टिश्यू कल्चर है यही डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको प्लांट क्या कहते हैं स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। फिर एक्स प्लांट को हम लोग किस में ट्रांसफर करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में। न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या क्या होगा, तो न्यूट्रिएंट मीडियम कंटेन्स कार्बन सोर्स होगा, सुक्रोज कह रहे हैं, अमीनो एसिड्स होगा, इनऑर्गेनिक मिनरल्स होंगे, और क्या होंगे, प्लांट हार्मोन्स होंगे। ठीक है, फिर इसी न्यूट्रिएंट मीडियम में उसमें डिवीजन इंड्यूस हो जाएगा, और बड़ी तेजी से एक्स प्लांट में डिवीजन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैलस क्या होता है, तो कैलस जो होता है वो अनडिफरेंशिएटेड सेलुलर मास, जैसे आप लोग ट्यूमर के बारे में इमेजिन कर पाते हो तो उसी तरह से कुछ क्या होता है, तो उसी तरह से कैलस होता है। ठीक है, तो अगर हम कैलस को इमेजिन करें, एम्ब्रियो को इमेजिन करें, ट्यूमर को इमेजिन करें, ठीक है, तो अगर आप ब्रॉड सेंस में देखो तो ये तीनों बातें प्लांट में लगभग क्या होती हैं, एक जैसी ही होती हैं। ठीक है, फिर उसी कैलस में हम लोग ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के डिफरेंट एप्लीकेशन से, आपको पता है ना, अगर हम ऑक्सिन बढ़ा देंगे तो रूट बन जाएगा, साइटोकाइनिन बढ़ा देंगे तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, शूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यू प्लांट बन जाएगा। तो फिर इसका मतलब प्लांट से हम लोगों ने नए प्लांट को बना लिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये प्रोपेगेशन है। ठीक है, और प्रोपेगेशन में हम लोगों ने एक्स पार्ट, और एक्स प्लांट जो होता है वो प्रॉपर क्या होता है, तो वो कोई स्मॉल टिश्यू हो सकता है। तो टिश्यू होने की वजह से हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं। टिश्यू अपने आप में बहुत छोटा सा पार्ट है, तो इस वजह से हम लोग इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन कह सकते हैं। तो अब आपके दिमाग में माइक्रो प्रोपेगेशन का एक शॉर्ट सा आइडिया आपके दिमाग में क्या हो गया होगा, डेवलप हो गया होगा। ठीक है, अब अगली बात कैलस के बारे में हमने नेक्स्ट स्लाइड में क्या कर रखा है, लिख रखा है।
ठीक है, इसमें और कुछ आपको अभी यहाँ तो बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, कैलस क्या है? तो कैलस के बारे में हमने लिखा है अनडिफरेंशिएटेड मास। ठीक है, तो अनडिफरेंशिएटेड मास आपको पता है ना, प्लांट के किसी भी पार्ट को जब हमने सेलेक्ट किया और उसमें हम लोगों ने डिवीजन को इंड्यूस कराया ऑक्सिन साइटोकाइनिन के इक्वल रेशियो से, तो फिर बड़ी तेजी से डिवीजन होगा और एक अनडिफरेंशिएटेड सेलुलर मास बन जाएगा। उसे हम लोग क्या कहेंगे? कैलस कहेंगे। ठीक है, ये बात हम आपके लिए यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ऑलरेडी 12th में पढ़ चुके हो कि अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का रेशियो अगर 1 होता है, ठीक है, इसका मतलब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन क्या होते हैं? इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो इक्वल अमाउंट में होते हैं तो क्या इंड्यूस हो जाता है? तो ये सेल डिवीजन इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, अगर ऑक्सिन की कंसंट्रेशन, अगर ऑक्सिन जो होता है, ठीक है, वो किससे ज़्यादा हो जाता है? तो अगर ऑक्सिन साइटोकाइनिन से ज़्यादा हो जाता है तो वो किसे इनिशिएट करता है? तो फिर वो रूट फॉर्मेशन को क्या करता है? तो रूट फॉर्मेशन को इनिशिएट करता है। और अगर साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सिन से ज़्यादा हो जाए, तो अगर साइटोकाइनिन की कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सिन से ज़्यादा हो जाए तो आप लिख लेना कि वो किसे इनिशिएट करता है? शूट को इनिशिएट करता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, ये आप लोगों को 11th में भी पढ़ाया गया है और फिर जब टिश्यू कल्चर डिटेल में पढ़ाया जाएगा तब भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस मेथड में आप लोगों को एक बात आप सोच रहे होगे, एनालाइज कर रहे होगे, और वो सोच ये रहे होगे कि देखो, प्लांट का हमने कोई भी पार्ट लिया, कोई भी सेल लिया और किसी भी सेल से हम नए प्लांट को बना रहे हैं, तो इसका मतलब प्लांट का कोई भी पार्ट लिया गया और उससे कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमने प्लांट का ऊपर वाला कोई भी पोर्शन ले लिया, शूट टिप ले लिया, और उस शूट टिप के बाद जब हम उसको कैलस बना देंगे, कैलस से नया प्लांट बना देंगे, तो इसका मतलब है कि हम उसी एक्स प्लांट से फिर से नए सिरे से रूट, स्टेम, लीफ को क्या करा रहे हैं? उसमें डिफ्रेंशिएट करा रहे हैं। रूट, स्टेम, लीफ को के फॉर्मेशन को हम उसमें इनिशिएट करा रहे हैं। तो इससे हमारे दिमाग में एक बात आती है, इवन आपको पहले से भी पता होगा, हमारे दिमाग में एक बात डेवलप हो रही है। इसका मतलब है कि प्लांट की सेल्स के पास ऐसी एबिलिटी होती है कि वो किसी भी पार्ट ऑफ प्लांट को क्या कर सकते हैं? फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लांट की इसी एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? टोटीपोटेंसी कहते हैं। तो टोटीपोटेंसी में क्या होता है कि प्लांट की कोई भी सेल फिर से क्या हो सकता है? किसी भी तरह की सेल में क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्म हो सकता है। प्लांट का कोई भी पार्ट जो है वो किसी भी दूसरे पार्ट को क्या कर सकता है? रीजनरेट कर सकता है। अब हमने प्लांट का कोई भी पार्ट लिया, मानो अगर हमने रूट वाला भी हिस्सा ले लिया, तो रूट वाला भी हिस्सा ले लिया तो उससे भी पूरा प्लांट अराइज किया। इसका मतलब रूट की सेलों से हमने वापस से क्या बना दिया? रूट बना दिया, स्टेम बना दिया, लीफ बना दिया। इसका मतलब है प्लांट की हर सेल के पास किसी भी दूसरी सेल में ट्रांसफॉर्म होने की क्या होती है? एबिलिटी होती है। और इसी एबिलिटी को हम लोग कहाँ एक्सप्लोर करते हैं? टिश्यू कल्चर में एक्सप्लोर करते हैं। और इस एबिलिटी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? टोटीपोटेंसी। इस एबिलिटी के बारे में किसने बताया था? FC स्टीवार्ट ने बताया था। तो स्टीवार्ट ने इस एबिलिटी के बारे में बताया। ठीक है, तो इस एबिलिटी के बारे में स्टीवार्ट ने सबसे पहले फ्लोएम पैरेन्काइमा को लेकर देखा था। तो उन्होंने कैरेट प्लांट लिया था और कैरेट के फ्लोएम पैरेन्काइमा को अलग किया और उसके फ्लोएम पैरेन्काइमा से उन्होंने पूरे पार्ट को क्या कर दिया? फिर से मतलब पूरे प्लांट को रीजनरेट कर लिया। फ्लोएम पैरेन्काइमा के बारे में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्लोएम पैरेन्काइमा आपको बहुत अच्छे से आता होगा। ठीक है, तो उस बात को हमने लिखा। स्टीवार्ट गेव दिस कॉन्सेप्ट। स्टीवार्ट ने ये जो टोटीपोटेंसी है, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन, ये किस पर बेस्ड होती है? तो ये टेक्निक, ये तो बात अलग है ना। तो ये टेक्निक किस पर बेस्ड होती है? तो ये टेक्निक बेस्ड होती है किस पर? टोटीपोटेंसी पर बेस्ड होती है। तो क्या मतलब है टोटीपोटेंसी का? एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल्स टू मेक एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट सेल के पास, किसी भी प्लांट के पार्ट के पास, किसी भी प्लांट सेल के पास कोई भी दूसरा पार्ट बनाने की एबिलिटी होती है। स्टीवर्ट ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्रॉम द कैरेट प्लांट को उन्होंने सेलेक्ट किया था और उससे न्यू प्लांट को क्या कर लिया था? अराइज कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तो टोटीपोटेंसी को यहाँ पर क्या किया गया है? एक्सप्लोर किया है। अगर आप ब्रॉड सेंस में देखो तो यहाँ पर टोटीपोटेंसी को भी एक्सप्लोर किया गया है। प्लांट के पास जो डी डिफ्रेंसिएशन की एबिलिटी होती है उसको भी एक्सप्लोर किया गया है। प्लांट के पास जो री डिफ्रेंसिएशन की एबिलिटी होती है उसको भी एक्सप्लोर किया गया है। क्योंकि अगर आप सोचो, परमानेंट सेल को फिर से डिवीजन के लिए इंड्यूस किया गया है तो डी डिफ्रेंसिएशन, फिर उस डी डिफ्रेंशिएटेड मतलब उस मेरिस्टेमेटिक पोर्शन से फिर से नए सिरे से क्या कहते हैं? नए पार्ट को बनाया गया है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? री डिफ्रेंसिएशन। लेकिन हम प्रॉपर कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, कि जो प्लांट टिश्यू कल्चर है वो प्लांट की कौन सी एबिलिटी पर बेस्ड है? तो किस एबिलिटी पर बेस्ड है? तो वो टोटीपोटेंसी पर क्या है? बेस्ड है। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं कि टिश्यू कल्चर के फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। तो अब आपको पता है कि टिश्यू कल्चर बहुत ही फास्ट प्रोपेगेशन है, ठीक है। आप लोगों को खूब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आपको कैलस कल्चर पढ़ाया जाएगा, आपको सस्पेंशन कल्चर पढ़ाया जाएगा, ये सब आपको जब टिश्यू कल्चर डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तब आपको बताया जाएगा कि बहुत ही कम समय में, ठीक है, बहुत ही कम समय में हम बहुत ज़्यादा नंबर में प्लांट्स को क्या करा सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। आप प्लांट का कोई भी एक पार्ट ले लो और आपको पता है उसी पार्ट से हम लोग ना जाने कितने सारे प्लांट बना सकते हैं। आप ये मत सोचना कि प्लांट का एक पार्ट हमने अलग किया, ठीक है, जिसे हम एक्स प्लांट कह रहे हैं, उस एक्स प्लांट से सिर्फ एक ही प्लांट को रीजनरेट कराया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम आपको थोड़ा सा एक आइडिया और दे देते हैं ताकि आपके मन में एक अप्रोच डेवलप हो जाए। फिर वहां जाकर टिश्यू कल्चर पढ़ोगे ना तो आपको बड़ा आसान लगेगा। अप्रोच ये है कि जब हम लोग प्लांट के पार्ट को अलग करके न्यूट्रिएंट मीडियम में कैलस बना लेते हैं ना, तो फिर हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज मतलब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, और कैलस में जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो कैलस ही कई सारे पार्ट में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और कैलस जब कई सारे पार्ट में टूट जाता है ना, तो फिर हम उन छोटे छोटे पार्ट को लेकर, ठीक है, उन सारे पार्ट से नए नए प्लांट को क्या करा लेते हैं, रीजनरेट करा लेते हैं। तो ये कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर में आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपके दिमाग में अब एक अप्रोच डेवलप हो गई ना कि प्लांट के किसी भी पार्ट को लेकर केवल एक प्लांट को नहीं, एक ही कुछ ही समय में बहुत सारे प्लांट को हम रीजनरेट करा सकते हैं, क्योंकि पहले हम प्लांट के उस छोटे से पार्ट से, उस टिश्यू से क्या बना लेंगे, कैलस बना लेंगे। फिर उस कैलस को क्या कर लेंगे, तो उस कैलस को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। और फिर हर पार्ट से क्या करेंगे, हर पार्ट से हम लोग नए प्लांट को क्या कर लेंगे, रीजनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है, तो इसका फ़ायदा ये है ना कि हम लोग कॉमर्शियल प्रोपेगेशन कर सकते हैं, और कॉमर्शियल लेवल में हम तभी क्या कहते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं जब वो बहुत फास्ट हो और जब वो बहुत क्या हो, एफिशिएंट हो। तो ये उसी चैप्टर के एग्जांपल्स हैं जो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में जब आप टिश्यू कल्चर प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर बनाना का एग्जाम्पल लिखा है, एप्पल का एग्जाम्पल लिखा है, टोमेटो का आप बैठ करके याद कर सकते हो। तो बनाना, एप्पल एंड टोमेटो, तो ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिसको हम लोग प्रोपेगेट कराते हैं। तो किसके थ्रू प्रोपेगेट कराते हैं, तो टिश्यू कल्चर के थ्रू प्रोपेगेट कराते हैं, ठीक है। अब अगर आप अपने दिमाग से खुद से सोचो, ठीक है, तो अगर खुद से सोचो तो आपको खूब अंदर से बहुत ज़्यादा क्या डेवलप होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर हम खुद से सोचें तो देखो कितने सारे फायदे हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि किसी प्लांट में डिसीज़ हो गई है ना, वायरस का इन्फेक्शन हो गया। अगर डिसीज़ हो गई और उसमें डिसीज़ इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब उस प्लांट को पूरी तरह से ठीक कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो उस प्लांट को पूरी तरह से ठीक कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करें, तो हम लोग ऐसा करें कि उस प्लांट से फिर से नए प्लांट को रीजनरेट करा सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हम लोग कहीं से कोई बहुत सुंदर सा प्लांट लेकर आए, अपने घर में हमने उसे लगाया, ठीक है, और वो प्लांट बहुत हर जगह मौजूद नहीं है, ठीक है। नेचर में आपको पता है ना, बहुत बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो इंडेंजर्ड हैं, है ना, जो बहुत जल्दी क्या होने वाले हैं, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं। अगर हम उन्हें बचाना चाहते हैं, तो ऐसा कोई भी केस है, तो ऐसे किसी भी केस में हम लोग क्या करेंगे कि प्लांट के किसी पार्ट को, एक अनइन्फेक्टेड पोर्शन को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। और आपको पता है कि वायरस जो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है, इन्फेक्शियस एजेंट होता है। वायरस पूरे प्लांट को तो खराब कर सकता है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक पार्ट को खराब नहीं कर पाता है। तो अगर वायरस मेरिस्टेमेटिक पार्ट को खराब नहीं कर पाता है, तो उस मेरिस्टेमेटिक पार्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्लांट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर वायरस इन्फेक्टेड प्लांट भी है तो उसके मेरिस्टेमेटिक रीजन को हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि वायरस मेरिस्टेमेटिक पोर्शन को क्यों नहीं क्या कर पाता है, इन्फेक्ट कर पाता है, क्योंकि जो काम वायरस का है वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का है। वायरस मल्टीप्लिकेशन करता है, अपना मल्टीप्लिकेशन कराता है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी अपना मल्टीप्लिकेशन कराता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो वायरस के भी मल्टीप्लिकेशन से क्या हो सकता है, फास्ट हो सकता है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इतनी तेजी से प्रोपेगेट करता है, तो वो अपने डीएनए को इतनी तेजी से एक्सप्रेस कराता है कि वायरस का डीएनए एक्सप्रेस नहीं होने पाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेरिस्टेमेटिक वाला जो पोर्शन होता है वो इन्फेक्टेड रह जाता है, और उसी मेरिस्टेमेटिक वाले पार्ट को हम एक्सप्लांट के फॉर्म में सेलेक्ट करके नए प्लांट को रीजनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब एक इन्फेक्टेड प्लांट से, एक डिसीज्ड प्लांट से हम लोग एक नए प्लांट को वापस से क्या कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं। ऐसा हम लोगों ने किया है, ऐसा हम लोगों ने बनाना में किया है, शुगर केन में किया है, पोटैटो में किया है। ऑब्टेन डिसीज फ्री प्लांट फ्रॉम इन्फेक्टेड प्लांट, ठीक है, तो वायरस फ्री प्लांट, तो बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो। तो ये जो एग्जांपल हमने फिर से बीएसपी करके लिखा है, बनाना, शुगर केन एंड पोटैटो, ये उसी
एनसीईआरटी के मतलब उस चैप्टर में स्ट्रेटजीज के ही एग्जांपल्स ले रखे हैं, ठीक है, ताकि आपको दो फायदे हों। और एग्जांपल्स हमने नहीं लिए हैं। आपको दो फायदे ये हो गए कि अगर आप यहाँ पर याद करते हो, अगर आप यहाँ पर नहीं भी याद करते हो बनाना एप्पल टोमेटो एंड बनाना शुगर केन पोटैटो, तो आपको उस चैप्टर में याद करना पड़ेगा। अगर आप यहीं से याद कर लेते हो तो फिर वहाँ पर आपको क्या हो जाएगी, आसानी। एक और तीसरा फायदा हमने लिखा है, थर्ड बेनिफिट क्या है। एक तीसरा फायदा ये है, हमने आपसे कहा था ना कि टिश्यू कल्चर टेक्निक का इस्तेमाल हम लोग बहुत ज़्यादा किस इंडस्ट्री में करते हैं, तो हाइब्रिड इंडस्ट्री में करते हैं, जहाँ पर हम लोग प्लांट ब्रीडिंग करा के नई नई वैरायटी। इसी वजह से ये जो टिश्यू कल्चर वाला टॉपिक है वो आपको प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ब्रीडिंग इंडस्ट्री में, हाइब्रिड इंडस्ट्री में टिश्यू कल्चर अपने आप में क्या है, एक वरदान है। एक वरदान ऐसे है, इस तरह से दरअसल क्या होता है, अब समझिए इस बात को, है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है कि ब्रीडिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो दो डिफरेंट प्लांट लेते हैं, ठीक है। एक के पास इसके कुछ अच्छे कैरेक्टर है, कुछ इसके अच्छे कैरेक्टर है, तो अब हम इन दोनों के बीच में क्या करा देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा देते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग एक ऐसी प्रोजनी तैयार करते हैं जिसमें दोनों पेरेंट्स के क्या आ जाए, कैरेक्टर आ जाए, ठीक है। अब ये जो प्रोजनी हम लोग तैयार करते हैं, इस प्रोजनी को तैयार करना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है, डिफिकल्ट टास्क होता है, बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं। ये सब आपको प्लांट ब्रीडिंग वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो जो हमने रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी को क्या किया, बनाया, ठीक है। और वो रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी दोनों ही पेरेंट से सुपीरियर है, ठीक है। अब उस रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी की हम लोगों को क्या बनाना है, कई सारी कॉपी बनाना है, क्योंकि एक ही क्या कहते हैं प्लांट हमको थोड़ा ना डिजायरेबल है। मान लेते हैं कि चलो अगर हम लोगों ने क्रॉस करके ऐसे 4-5 प्लांट को बनाया, ठीक है, तो ऐसे 4-5 प्लांट को बनाना ही अपने आप में बहुत ही टाइम टेकन है, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही चैलेंजिंग है। और फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो अपने आप में स्लो होता है, एलॉबरेट होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब हम लोगों ने एक नई प्रोजनी बना ली, एक नया सुपीरियर वैरायटी बना लिया, अब उस सुपीरियर वैरायटी से हम लोग ये चाहते हैं ना बहुत सारी कॉपी बन जाए कम समय में, तो उसी बात को तो हम आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी अगर उसकी कॉपी बनानी है बहुत ही कम समय में, तो हमारे पास एक टेक्निक मौजूद है, और उस टेक्निक का नाम क्या है, टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करते हुए हम उस रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी से क्या कर सकते हैं, बहुत सारी प्रोजनी बार बार क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ये तो आपने एक एस्पेक्ट से फायदा देखा। एक इसका दूसरा एस्पेक्ट जो थोड़ा सा और डेप्थ में जाकर क्या कहते हैं आपको सोचना है, एक दूसरा एस्पेक्ट ये है, दरअसल अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए टिश्यू कल्चर को भूल जाएं, ठीक है, तो दो पेरेंट के क्रॉस से जो हमने प्रोजनी को क्या किया है, तैयार किया है, ठीक है, तो हम अगर बार बार पेरेंट के क्रॉस से प्रोजनी को तैयार करना चाहेंगे, ठीक है, तो ये अपने आप में डिफिकल्ट है, वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब मानो ये जो प्रोजनी तैयार है, ठीक है, अब हम सोचे कि ये प्रोजनी खुद रिप्रोडक्शन करके अपनी प्रोजनी को बनाए, तो अगर ये प्रोजनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो ये जो सुपीरियर वैरायटी है अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपनी प्रोजनी को बनाएगा, ठीक है, तो आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड बनते हैं, तो अगर इस प्रोजनी ने सीड को बनाया और उस सीड को वापस से जर्मिनेट कराया, तो सीड को अगर वापस से जर्मिनेट कराया है ना, तो आपको पता है सीड किसका प्रोडक्ट है, तो सीड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जनरली बनता है, एपोमिक्सिस को हटा दो तो सीड जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनेगा। और अगर सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है तो फिर आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी प्रोजनी बनती है वो अपने पेरेंट से क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी, जो सुपीरियर प्रोजनी हम लोगों ने ब्रीडिंग से इतनी मेहनत के बाद बनाया, अगर हम उसके ही सीडों को वापस से जर्मिनेट कराएंगे तो उसकी प्रोजनी में उस सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट जैसे फीचर नहीं होंगे, क्योंकि उस रिकॉम्बिनेंट या उस प्रोजनी का जो सीड है वो किससे बन रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बन रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या आ जाता है, तो ऑफ स्प्रिंग में क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है, ठीक है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट है हम उसके सीड का दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, तो हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है, और हमारे ऊपर यही प्रेशर है कि ये जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, इसी को ही हम कुछ ऐसा बना दे, कुछ इस तरह से बना दे ताकि ये क्या करने लगे, वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करने लगे। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट पर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, एपोमिक्सिस, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। और एक दूसरा तरीका ये है कि हम लोग उस सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट या उस सुपीरियर प्रोजनी को का क्या करें, माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू क्या कराएं, प्रोपेगेशन कराएं। और माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू अगर हम प्रोपेगेशन कराएंगे ना, तो आपको पता है ना माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या है, तो माइक्रो प्रोपेगेशन तो एक तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और माइक्रो प्रोपेगेशन अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो इससे बनने वाली जो प्रोजनी होंगी वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली क्या होंगी, आइडेंटिकल होंगी। और अगर जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगी तो इसका मतलब है कि जो पेरेंट की सुपीरियोरिटी है
वो प्रोजनी में एज इट इज क्या होती चली जाएगी, ट्रांसफर होती चली जाएगी। जो पेरेंट की सुपीरियोरिटी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग हाइब्रिड विगर कहते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिड विगर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेंटेन किया जा सकता है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो सीधी सी बात है, हाइब्रिड विगर को एज इट इज रखना है तो कौन सा रिप्रोडक्शन कराना होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना होगा। तो माइक्रो प्रोपेगेशन भी खुद क्या है, तो माइक्रो प्रोपेगेशन भी खुद क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्योंकि माइक्रो प्रोपेगेशन में हम प्लांट के पार्ट को सेलेक्ट करते हैं, उसी से नए प्लांट को एराइज कर देते हैं। तो एक्स प्लांट का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वही पूरे प्लांट का हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पेरेंट का एज इट इज कैरेक्टर क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि हम लोग हाइब्रिड इंडस्ट्री में अगर हाइब्रिड विगर को मेंटेन रखना चाहते हैं तो एसेक्सुअल कराएं, और एसेक्सुअल कराने के लिए हमारे पास बहुत ही फास्ट एसेक्सुअल और आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन हमारे पास मौजूद है, और वो कौन है, टिश्यू कल्चर। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने लेयरिंग किया था, जब हम लोगों ने ग्राफ्टिंग किया था, तो लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के केस में हमारे पास एक लिमिटेशन और था। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के केस में हमारे पास लिमिटेशन ये था कि हम लोगों को उसे मानसून सीजन में कराना होता था, रेनी सीजन में कराना होता था। अब आपको पता है इसे किसी भी तरह के मानसून और रेनी सीजन में कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉपर हम लोग लैब में ही न्यू प्लांटलेट को क्या करा सकते हैं, अराइज करा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोगों को इस तरह की भी कोई लिमिटेड रिक्वायरमेंट नहीं है कि रेनी सीजन हो जाना चाहिए या स्प्रिंग सीजन होना चाहिए, तो ये भी एक उसके एडवांटेजेस में आ जाएगा। ठीक है, तो टू मेंटेन हाइब्रिड विगर, हाइब्रिड प्लांट्स आर प्रोपेगेटेड थ्रू दिस टेक्निक। तो हाइब्रिड प्लांट्स को हम लोग इस टेक्निक के थ्रू प्रोपेगेट कराते हैं। ठीक है, अगर किसी को भी ये सारी बातें बीच में कुछ भी कम समझ में आई हो तो उन बातों को आप बार बार सुनना, बार बार सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब इसके डीमेरिट क्या है, तो इसका डीमेरिट हमने जानबूझकर लिखा है ना, क्योंकि ये अपने आप में एक इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसका डीमेरिट क्या है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर हमने सोमा क्लोन वर्ड का इस्तेमाल किया है। आपको पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितनी भी प्रोजेनी बनती है वो जेनेटिकल आइडेंटिकल होती हैं, और हमने आपको बता भी चुके हैं, हम आपको बता चुके हैं कि जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनीज के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है, अगर वो जेनेटिकली आइडेंटिकल है तो ऑब्वियस है कि मार्फोलॉजिकली भी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, अगर हम एनवायरमेंटल फैक्टर को बहुत ज़्यादा कंसिडर ना करें। ठीक है, तो क्या होता है कि जब नेचुरल मेथड से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस प्रोजनी को हम लोग क्लोन्स कहते हैं, और जब हम लोग आर्टिफिशियल मेथड से माइक्रो प्रोपेगेशन से क्लोन तैयार करते हैं, तो जब हम लोग आर्टिफिशियल या मैन मेड टेक्निक से क्लोन तैयार करते हैं तो फिर हम लोगों ने नाम को थोड़ा सा चेंज कर दिया और हम लोगों ने क्लोन ना कह के क्या कह दिया, सोमा क्लोन। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर भी हमने आपके लिए बनाया है कि आप इस बात को सोचना कि हर जगह क्लोन एंड सोमा क्लोन है ना, बहुत बार हम लोग ये सारी बातें पढ़ लेते हैं लेकिन क्लोन एंड सोमा क्लोन के बारे में नहीं सोचते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है कि नेचुरल मेथड से अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है तो वहां पर जो क्लोन, वहां पर जो प्रोजेनीज बनेंगी जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल है, उन्हें हम लोग क्या कहने वाले हैं, क्लोन कहने वाले हैं। और आर्टिफिशियल मेथड से या माइक्रो प्रोपेगेशन से जो जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजेनीज बनेंगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग सोमा क्लोन्स कहेंगे। तो ये भी आप लोग वहां पर जाकर पढ़ोगे, सोमा क्लोन से अभी से अवेयर हो जाओ। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमने टिश्यू कल्चर से किसी एक स्पीसीज की बहुत सारी प्रोजेनीज बना ली। ठीक है, और एक पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन को हम लोग क्या करा रहे हैं, आसानी से प्रॉपर ग्रो करा रहे हैं। ठीक है, अगर मानिए किसी भी तरह का बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का वहाँ पर अटैक हुआ, कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल हो गई, ठीक है, या कोई भी बायोटिक फैक्टर का वहाँ पर अटैक हुआ, कोई डिसीज हुई, ठीक है, तो आपको पता है कि वो जो सोमा क्लोन है, तो वो जो सोमा क्लोन है, वो जो पॉपुलेशन है जिसको हम लोगों ने टिश्यू कल्चर से डेवलप किया है, वो सबके सब जेनेटिकली आइडेंटिकल है। तो वहाँ पर जीन लेवल पर कोई डाइवर्सिटी मौजूद नहीं है, सब एक जैसे हैं। तो अगर एक को इन्फेक्शन हुआ तो इसका मतलब है कि सारी पॉपुलेशन में किसी के पास भी जेनेटिक डाइवर्सिटी मौजूद नहीं है कि वो उस डिसीज से क्या कर सके, लड़ सके। इसका मतलब अगर एक को इन्फेक्शन हुआ, एक अगर मरेगा, एक अगर लड़ने में इनकेपेबल है, तो जितने भी लोग हैं वो सब के सब लड़ने में क्या हो जाएंगे, इनकेपेबल हो जाएंगे। ठीक है, और एक साथ पूरी पॉपुलेशन या पूरी स्पीसीज क्या हो जाएगी, वाइप आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है,
इसको हम बहुत अच्छे एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसे कोरोना वायरस। तो जैसे आजकल कोरोना वायरस का पैंडेमिक है, तो कोरोना वायरस से आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सर्वाइव भी कर रहे हैं। स्पीसीज एक ही है, ह्यूमन बींग्स है ना, हम सब होमो सैपियंस हैं। तो हम सब सेम स्पीसीज के मेंबर होने के बावजूद भी, ठीक है, तो सेम स्पीसीज होने के बावजूद भी कोई सर्वाइव कर पा रहा है और कोई सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो जानते हो क्या है, हम लोग भले ही सेम स्पीसीज है, फंडामेंटली सिमिलर हैं, लेकिन हम लोगों के जीन पूरी तरह से एग्जैक्टली एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों में जीन के अंदर एलिलिक वेरिएशन क्या होता है, मौजूद होता है। तो हम लोगों में स्पीसीज के अंदर भी जेनेटिक लेवल पर फर्क है, जीन डाइवर्सिटी है। तो अगर जीन डाइवर्सिटी है तो फिर इसका मतलब है कि किसी के पास उससे लड़ने की एबिलिटी है और किसी के पास उससे लड़ने की एबिलिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर सोचो, अगर ये जेनेटिक डाइवर्सिटी ना होती, हम सब एक जैसे होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, तो अगर हम सब एक जैसे होते हैं, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, तो अगर एक को कोरोना ने मार दिया तो फिर कोरोना से कोई भी मतलब नेचुरली नहीं बच सकता था। अब मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे से समझ गए होगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझ गए होगे। तो टिश्यू कल्चर के थ्रू अगर हम सोमाक्लोन या कोई पॉपुलेशन तैयार करते हैं, ठीक है, और वो पॉपुलेशन किसी भी डिसीज के लिए क्या हो सकता है, ससेप्टेबल हो सकता है। ठीक है, और अगर ससेप्टेबल है किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए और वो डिसीज अगर होती है तो फिर वो पूरी पॉपुलेशन या पूरी स्पीसीज क्या हो जाएगी, वाइप आउट हो जाएगी। प्रोजेनीज आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, हेंस सोमाक्लोन, हेंस ससेप्टेबल टू न्यू डिसीज और environmental conditions, hence there is a chance of loss of all entire species। तो इस वजह से पूरी entire species के लॉस होने का क्या है, चांस है। तो ये आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट को क्या करेगा, डेवलप करेगा। ये जितनी भी बातें हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, इनको सीधे सीधे मत पढ़ना, सबके बारे में एनालाइज करना, सोचना है ना, एक अपने दिमाग में पिक्चर तैयार करना और खुद से कुछ बातों को क्या करना, सोचिएगा, क्वेश्चन अराइज कीजिएगा। ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं ये सारे जो जो बातें आपको फैक्ट्स जैसी लगती है ना, वो आपके धीरे धीरे क्या बन जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे। और इसको समझने का मतलब जानते हो, आप पूरे नेचर को क्या कर रहे हो, बहुत अच्छे से समझ रहे हो। अब देखो कॉन्सेप्ट कहाँ ये चल रहा था और हमने इसको कैसे कोरोना वायरस से क्या किया, लिंक किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर चीज़ें हमें समझ में आती है ना, तो हमें दूसरी भी बातें, कोई एक बात अगर हमें समझ में आती है और हमारे पास दूसरी बातों से कनेक्ट करने की एबिलिटी होती है, तो बिना पढ़े बिना समझे हम कई दूसरी बातों को इसी बात से रिलेट करके क्या कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से माइक्रो प्रोपेगेशन। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देख लिया। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपने देखा। ठीक है, हर तरह से डायग्राम के थ्रू आपको हमने समझाने की कोशिश की। तो थोड़ा सा हमने सोचा कि आपको एक थोड़ा वीडियो क्लिप भी दिखा देते हैं। तो अगर आप उस वीडियो क्लिप के थ्रू देखोगे तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा फील होने लग जाएगा कि किस तरह से हम लोग आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं। ठीक है, और एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप इसमें पहचानने की कोशिश करना मेथड्स को, कि कब इसमें कटिंग आ रही है, कब इसमें लेयरिंग आ रही है, कब इसमें ग्राफ्टिंग आ रही है, कब इसमें माइक्रो प्रोपेगेशन है। ठीक है, तो और ज़्यादा आपको थोड़ा सा एक फील लाने के लिए आपको ये एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाते हैं। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब आपको समझ में आता है, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का मतलब समझ में आता है। ठीक है, इसको हम लोग हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिस भी कह सकते हैं ना, और हम लोग इसको मेनली कहाँ पर करते हैं, नर्सरीज में। तो ये देखिए, ये शुगर केन है। ठीक है, तो शुगर केन में इन्होंने क्या दिखाया है कि देखिए शुगर केन को कैसे क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। और शुगर केन को जैसे ही कट किया गया, उसको सॉइल में इंसर्ट किया गया, तो देखिए एक उसके नोड से एक नया शूट क्या हो गया, अराइज हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, तो इसको हम लोग प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स फॉर फ्रॉम पार्ट्स ऑफ वेजिटेटिव ऑर्गन कॉल्ड, वेजिटेटिव ऑर्गन इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर से देखिए, इन्होंने शुगर केन के पार्ट को क्या किया, कट किया, कट करने के बाद सॉइल में उसको इंसर्ट किया, और फिर देखो नोड से ही क्या अराइज हो गया, लीफी शूट अराइज हो गया। और नोड के नीचे से जो रूट्स निकलेंगे, तो ऑब्वियस है कि उन रूट्स को हम लोग कौन सा रूट कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स कहेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि यूजुअली डन फॉर द क्विक रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स हो जाएगा। क्वालिटीज ऑफ मदर प्लांट, दिस इज यूजुअली कैरिड बाय कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ये देखो कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो ये सबसे पहले क्या दिखाया जा रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाया जा रहा है, कटिंग दिखाई जा रही है। कटिंग जो होता है वो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ वेजिटेटिव
प्रोपेगेशन होता है। चलिए इसमें मेथड तो हम लोग बता चुके हैं, तो बार बार ये दिखा रहे हैं कि देखो कटिंग में किस तरह से हम लोगों ने एक स्टेम के एक पोर्शन को क्या किया है, कट किया है, और उस स्टेम के पोर्शन को कट करने के बाद उसे हम लोगों ने सॉइल में क्या किया है, ऑक्सीजन के एप्लीकेशन के बाद हम लोगों ने सॉइल में उसको प्लांट किया। फिर ये देखिए एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन यहाँ से हो गया, और ये क्या हो गया, नोड हो गया, और फिर ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है, शूट का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर नोड है तो यहाँ पर एक्सिलरी बड है, और एक्सिलरी बड से शूट का फॉर्मेशन हो गया। ये ग्रेप हो गया, ये टैपियोका हो गया, ठीक है। ये सब किसके एग्जांपल्स हो जाएंगे, तो ये बोगेनविलिया, कार्नेशंस, ये सब एग्जांपल्स है। तो एग्जांपल्स तो हमने आपको लिखवा रखा है, ठीक है। तो एक पार्ट ऑफ स्टेम को क्या किया गया, कट किया गया है, ठीक है। यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो स्टेम कटिंग में इम्पॉर्टेंट क्या होता है। तो स्टेम कटिंग में या रूट कटिंग में, लीफ कटिंग में, ये जितने भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के मेथड है, इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर इंपॉर्टेंट है, सॉइल है। तो हम लोगों ने सॉइल को लिया, सैंड को लिया और वर्मिकुलाइट को लिया, ठीक है। तो सॉइल को लिया, सैंड को लिया, और किसको लिया गया, वर्मिकुलाइट। वर्मिकुलाइट क्या होता है, तो वर्मिकुलाइट जो होता है वो अपने आप में बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है, जिसको हम लोग नर्सरी में इस्तेमाल करते हैं ना, किसको कराने के लिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को कराने के लिए। अब इन्होंने प्रॉपर फिर से देखो, स्टेम कटिंग में 10 से 15 सेंटीमीटर का पार्ट क्या किया जाता है, कट किया जाता है। अगर हम लोग उसके ग्रीन पार्ट को लेते हैं ना, तो इस या तो हम लोग इसके ग्रीन पार्ट को ले सकते हैं, या फिर हम इसके वुडी पार्ट को ले सकते हैं। अच्छा, ये जो 10 से 15 सेंटीमीटर का पार्ट होता है ना, तो उसमें 1 ईयर की ग्रोथ हो जानी चाहिए, ठीक है। तो विच आर ऑफ एंड ग्रीन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉफ्ट वुड कटिंग कहते हैं। और अगर हमने उसके बहुत ही ओल्डर पार्ट को लिया तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, हार्ड वुड कटिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्ट वुड कटिंग, हार्ड वुड कटिंग क्या है, अगर हम ग्रीनलिश पार्ट को लेते हैं तो सॉफ्ट वुड कटिंग, और बहुत ही अगर उसके हम काफ़ी ओल्ड पार्ट को लेते हैं जिसमें अच्छी खासी सेकेंडरी ग्रोथ है, वुड है, तो उसको हम लोग हार्ड वुड कटिंग कहते हैं। अब ये देखिए, ये एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन हो गया, ये लीव्स का फॉर्मेशन है, ये नोट्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि कट की कटिंग के बाद हम लोग हार्मोनल एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आई ए है, आई बी है, एन ए है, ये सारे के सारे क्या हैं, हार्मोन्स हैं, ठीक है। तो जिस पार्ट पे हमको कट करना है वहाँ पर हमने हार्मोन्स को क्या किया है, अप्लाई किया है। ये लेमन हो गया, टेमरिंड हो गया, जहाँ पर हम लोग किसकी कटिंग कर सकते हैं, रूट कटिंग कर सकते हैं। रूट कटिंग में हम लोग किसे लेते हैं, तो रूट कटिंग में हम लोग रूट को क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, कटिंग में हम प्लांट के पार्ट को कट करके क्या करते हैं, तो कटिंग में प्लांट के पार्ट को कट करने के बाद हम उसमें रूट को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। लेकिन जहाँ पर रूट को कटिंग से इंड्यूस करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, वहाँ पर हम प्लांट में लेयरिंग करते हैं। तो अब इसमें देखो लेयरिंग दिखाई जा रही है, ठीक है। तो देखिए इसमें लेयरिंग दिखाई गई। लेयरिंग हमने आपसे कहा था ना, स्टोलन जैसा है, तो उसमें सॉफ्ट बेसल ब्रांच को हमने सॉइल के अंदर क्या किया, उसको दबा दिया। जैसे लेयरिंग वगैरह किस में होती है, तो आपने पढ़ा है स्ट्रॉबेरी में होती है, मिंट में होती है, जैस्मिन में होती है। तो लेयरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लेयरिंग में एयर लेयरिंग भी है। लेयरिंग में हम लोग रूट को इंड्यूस करते हैं वाइल इट्स स्टिल अटैच टू द पेरेंट, है ना। तो ये देखिए, ये बता रहे हैं कि हम लोग एयर लेयरिंग भी करते हैं। तो एयर लेयरिंग वगैरह जैसे हम लोग एप्पल वगैरह में कर सकते हैं। ये माउंड लेयरिंग है। तो माउंड लेयरिंग में हम लोगों ने ज़मीन में लेयर को क्या किया, दबा दिया, और ये जो एपिकल पोर्शन है वो ज़मीन के क्या होता है, बाहर होता है, ठीक है। जब यहाँ पर रूट्स डेवलप हो जाएंगी तो हम यहाँ से इसको क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर रूट्स का डेवलपमेंट हो गया, और रूट्स का डेवलपमेंट होने के बाद हम यहाँ से इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, ठीक है। इस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं। फिर से इस रूट्स को हम लोग कौन सी रूट कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट्स कहेंगे। तो ये देखिए, ये एडवेंटिशियस रूट्स अराइज हो गई। ये फिर से सबको समझ में आ रहा होगा, लेयरिंग है। ऐसे ही नेचुरली जब होता है तो उसको मिस्टोलन। यहाँ पर हम लोग एक इंजरी देते हैं ना, तो इंजरी कई सारे मेथड से दे सकते हैं। इंजरी में ऑब्लिक कट होता है, ठीक है। तो ऑब्लिक कट को हम लोग क्या बोलते हैं, टंगिंग बोलते हैं, ठीक है। रिंगिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो रिंगिंग में हम लोग बार को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये देखिए, हम लोग जो इंजरी देते हैं, इंजरी से क्या होता है कि वहाँ पर रीजनरेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट होने लगता है। तो प्लांट जब रीजनरेट करने की कोशिश करता है और ऑक्सीजन वगैरह का एप्लीकेशन होता है, तो बड़ी तेज़ी से रूटिंग इनिशिएट हो जाती है। तो ये देखिए, एयर लेयरिंग दिखाई गई है। एयर लेयरिंग आपको पता है ना, ज़्यादा हाइट वाले प्लांट में करते हैं, जहाँ पर हम ब्रांच वुडी होती है उसको नीचे की तरफ दबा नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग एयर लेयरिंग, जैसे हम लोग लीची में, पॉम ग्रेनेट में, ठीक है, सिट्रस में, ऑरेंज में, हर जगह हम लोग एयर लेयरिंग करते हैं। एयर लेयरिंग में आपने देखा था ना, ये पॉलीथीन के अंदर क्या है,
पॉलीथीन के अंदर मॉसेस हैं, और मॉसेस का एयर लेयरिंग में सबसे पहले क्या है, हम लोगों ने रिंग ऑफ बार को क्या किया, रिमूव किया, फिर उसके पास ग्राफ्टिंग वैक्स लगा दिया, फिर उसके ऊपर हम लोगों ने क्ले लगा दी, पॉलीथीन से हम लोगों ने उसको क्या कर दिया, कवर कर दिया, ठीक है। फिर उसको हम लोगों ने बैंडेज करके एक अर्दन पॉट से उसको कनेक्ट कर दिया, इसमें हम लोग पानी भरेंगे ताकि यहाँ से ये जो लेयर है ना यहाँ पर क्या हो, तो यहाँ पर वाटर की सप्लाई होती रहे ताकि ये मॉइस्ट कंडीशन में बना रहे, ठीक है। तो एयर लेयरिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, एयर लेयरिंग को हम लोग ज़्यादा हाइट वाले प्लांट में करते हैं, तो ये प्रॉपर एयर लेयरिंग है, ठीक है। और इस तरह से यहाँ से वाटर आ रहा है, और फिर जैसे इसमें रूट्स वगैरह डेवलप हो जाती हैं, इसमें काफ़ी टाइम लगेगा, है ना। इसको भी हम लोग मानसून सीजन में करते हैं, जब रूट्स वगैरह डेवलप हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट है कि रूट एडवेंटिशियस रूट डेवलप होंगी, तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। तो इसे हम लोगों ने कट किया, और कट करने के बाद इसे हम लोग सॉइल में फिर से क्या करेंगे, प्लांट करेंगे, और जब हम लोग सॉइल में प्लांट करेंगे तो फिर से वहाँ से एक नया प्लांट क्या हो जाएगा, अराइज हो जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जितने भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है ना, यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट अराइज हो रही है। एडवेंटिशियस रूट अराइज होगी तो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होगा, ठीक है, तो एक इसका डिसएडवांटेजेस भी होता है। अब यहाँ पर देखो ये रोज़ दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अब अगर ये यहाँ पर ग्राफ्टिंग को दिखा रहे हैं, तो अब देखो ग्राफ्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो ग्राफ्टिंग में हम लोगों ने दो प्लांट को क्या किया, कनेक्ट किया, ठीक है। अब ग्राफ्टिंग में हम लोग, आपको याद होगा, स्टॉक याद आ रहा होगा, सायन याद आ रहा होगा ना। तो स्टॉक जो होता है वो क्या होता है, तो डिजायर्ड रूट होती है जो कि रेजिस्टेंट टू पेस्ट होता है, ठीक है, जिसका रूट सिस्टम बहुत डेवलप होता है। सायन क्या होता है, तो सायन हम लोग उसका सेलेक्ट करते हैं जिसका हमें शूट सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है। उसमें हम लोगों ने आपको कई तरह की हमने आपको कई तरह की क्या बताई थी, ग्राफ्टिंग बताई थी। आपको याद होगा हमने आपको उसमें वेज ग्राफ्टिंग बताई थी, अप्रोच ग्राफ्टिंग बताई थी, ठीक है। तो ये स्टॉक है और ये क्या है, सायन है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि दोनों के वैस्कुलर कैम्बियम एक दूसरे के क्या आने चाहिए, कांटेक्ट में आने चाहिए। अगर जब तक दोनों के वैस्कुलर कैम्बियम एक दूसरे के कांटेक्ट में, ये देखो इन्होंने जाइलम एंड फ्लोएम इसी वजह से दिखाया कि अगर वैस्कुलर कैम्बियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे ना, सीधे ओवरलैप करेंगे, तब जाकर यहाँ पर वैस्कुलर कनेक्शन मेंटेन हो पाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये सायन सायन क्या हो गया, तो ये शूट सिस्टम हो गया, ये स्टॉक ये क्या हो गया, रूट सिस्टम हो गया। ये दोनों देखो सेम डायमीटर है, तो सेम डायमीटर में तो जिसमें हम लोग टंग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, वेज ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब ये फिर से कह रहे हैं कि हार्मोनल एप्लीकेशन, तो हार्मोन का हम लोग ऑक्सीजन सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है ना, ऑक्सीजन सोल्यूशन का इस्तेमाल करने से रूटिंग क्या हो जाती है, इनिशिएट हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन सोल्यूशन का इस्तेमाल, यहाँ पर ऑक्सीजन सोल्यूशन का इस्तेमाल करने से वैस्कुलर कनेक्शन क्या हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन आपने पढ़ा होगा ना, जाइलम के डिफरेंशिएशन को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये सायन है और ये स्टॉक है, और ये प्रॉपर क्या है, ये टंग ग्राफ्टिंग है। तो देखो इसमें जो कट दिया जा रहा है वो टंग जैसा है, दोनों का डायमीटर क्या है, सेम है, ठीक है। तो इसमें टंग ग्राफ्टिंग में दो प्लांट को कनेक्ट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंपोजिट प्लांट तैयार कर रहे हैं। तो सायन जो होता है वो सुपीरियर कैरेक्टर वाला शूट लिया जाता है, और स्टॉक जो होता है वो सुपीरियर कैरेक्टर वाला रूट लिया जाता है। रूट का सुपीरियर कैरेक्टर उसे रेजिस्टेंट टू डिसीज होना चाहिए, ठीक है। एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी उसकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। अब इन्होंने सायन ग्राफ्टिंग को विप और टंग ग्राफ्टिंग वो भी आपने देखा। वेज ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग में आपको याद है ना, वी शेप हम लोग क्या बनाते थे, वी शेप हम लोग नॉच बनाते थे। क्रॉन ग्राफ्टिंग, क्रॉन ग्राफ्टिंग भी आपको याद आ रहा होगा डायमीटर से। तो बताओ ये वाली ग्राफ्टिंग कौन सी है, तो ये वाली ग्राफ्टिंग कौन सी है, टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग के केस में दोनों का डायमीटर क्या है, एक जैसा है। दोनों के वैस्कुलर कैम्बियम एक दूसरे के कांटेक्ट में आने चाहिए, तो ऐसा हम लोग यूस्टेलिक प्लांट में करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये नॉच है, ठीक है। दोनों के वैस्कुलर कैम्बियम कांटेक्ट में आ जाएंगे, फिर हम लोग इसको बैंडेज कर देंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो स्टॉक है ना, स्टॉक का बड्स जर्मिनेट नहीं करना चाहिए। तो अगर स्टॉक में बड का जर्मिनेशन होता है ना, तो हम लोग तुरंत उसकी लीव्स वगैरह को हटा दें, और पॉसिबल हो तो हम लोग स्टॉक वाले पोर्शन से बड को रिमूव करते चले जाएं। और अगर एक भी बड रह जाती है, तो जब भी लीव्स वगैरह आती हैं तो हम लोग तुरंत लीफ को भी हटाएंगे और वहाँ पर मौजूद एक्सिलरी बड को भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब देखो एक वी शेप नॉच दिया जा रहा है, ठीक है। तो वी शेप नॉच दिया जा रहा है, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, वेज ग्राफ्टिंग कह सकते हैं। अब आपने क्राउन ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग के केस में हमने कहा था ना, डायमीटर डिफरेंट होते हैं, स्टॉक का डायमीटर ज़्यादा होता है, कई सारे सायान इसमें क्या कर दिए जाते हैं, इंसर्ट कर दिए जाते हैं। तो कई सारे सायान इंसर्ट कर दिए जाते हैं, तो ये हमें किसका अपीयरेंस देता है, तो ये हमें क्राउन का अपीयरेंस देता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉन ग्राफ्टिंग कहते हैं,
ठीक है। तो कई सारे सायांस देखो इंसर्ट किए जा रहे हैं, और इसमें जो कट दिया जा रहा है वो कैसा दिया जा रहा है, वी शेप ही कट दिया जा रहा है, ठीक है। फिर ग्राफ्टिंग वैक्स से हम दोनों को क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए, ये बड ग्राफ्टिंग में हमने कहा था ना, सायन के रूप में हम लोग बड का इस्तेमाल करते हैं। बार्क का कुछ पोर्शन हम लोग रिमूव करेंगे और फिर उसमें बड को ले जाकर क्या कर देंगे, फिट कर देंगे। तो देखो, इसमें टी शेप कट दिया जाता है, टी शेप कट दिया जाता है, फिर बार्क का कुछ पोर्शन हटाया जाता है, ठीक है, ताकि कैम्बियम शो होने लगे, और फिर इस बड को ले जाकर वहाँ पर क्या किया जाता है, तो बड का भी कुछ पोर्शन क्या दिया जाएगा, उसमें भी कट दिया जाएगा, और दोनों का कैम्बियम एक दूसरे के कांटेक्ट में। बस बड ग्राफ्टिंग में यही है ना कि इसका सायान जो है, तो सायान के फॉर्म में हमने किसको सेलेक्ट किया है, बड को सेलेक्ट किया है, ठीक है। और ये स्टॉक है, और ये देखिए बड कुछ दिनों में क्या होने लगेगा, तो अगर सक्सेसफुल ग्राफ्टिंग हुई है तो ये जर्मिनेट कर जाएगा। और इस तरह से दो डिज़ायरेबल प्लांट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, तो इस तरह से कंपोजिट प्लांट बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। और ये आपको नर्सरीज दिखाई जा रही है जहाँ पर इस तरह से हम लोग प्रॉपर क्या करते हैं, वेजिटेटिव। ये माइक्रो प्रोपेगेशन आ गया, टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर में आपको पता है ना, हम लोग एक्स प्लांट को लेते हैं, एक्स प्लांट को लेते हैं, फिर हम लोग क्या तैयार करते हैं, कैलस तैयार करते हैं, फिर कैलस को हम लोग ग्रो कराते हैं, प्लांटलेट, फिर सेवरल प्लांट। तो ये देखिए, हम लोगों ने एक्स प्लांट को लिया, कैलस को तैयार किया, फिर उससे प्लांटलेट को रीजनरेट कर रहे हैं, ये कैलस हो गया है ना। तो ये देखिए, टिश्यू कल्चर के थ्रू हम लोग प्रोपेगेशन से इतने सारे लार्ज नंबर में प्लांट, बनाना हो गया, शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया, एप्पल हो गया, टोमेटो हो गया, तो लार्ज नंबर में हम लोग प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। वायरस फ्री प्लांट हो गया। अब देखो, ये शूट अपेक्स हो गया, एक्सिलरी बड हो गया। तो जब भी हम लोग को वायरस फ्री प्लांट चाहिए ना, तो हम लोग बड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक पोर्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो वायरस से क्या रहते हैं, अनइन्फेक्टेड रहते हैं। अब देखो, एक्स प्लांट को हमने एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में लिया, जिसमें शुगर होगा, हार्मोन्स होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है। और फिर हम लोग उसमें हार्मोनल एप्लीकेशन से कैलस, और कैलस के बाद न्यू प्लांटलेट को क्या कर सकते हैं, अराइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने कहा था ना, आप डिटेल में प्लांट ब्रीडिंग वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये देखिए, कई सारे कैलस भी हम लोग बना सकते हैं, और कई सारे कैलस से हम लोग फिर से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। तो देखिए, बहुत कम समय में बहुत सारे प्लांट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले नर्सरी में वर्मिकुलाइट बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है ना, तो हम लोग नर्सरी में प्रॉपर किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्मिकुलाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रोसेस आते हैं। पहले हम लोग इसको ग्रीन हाउस में, है ना, ग्रो कराते हैं, और फिर इसको फार्मर्स की फील्ड में इसको हम लोग बेचते हैं। कई बार क्या होता है कि बिना कैलस बनाए ही हम लोग नए प्लांट को सीधे क्या करा सकते हैं, और रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्स प्लांट के फॉर्म में हम लोग कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हम लोग कोटिलेडन सेलेक्ट कर सकते हैं, लीफ सेलेक्ट कर सकते हैं, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये आपको कोटिलेडन्स नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपका क्या कहते हैं, हाइपोकोटाइल वाला पोर्शन नज़र आ रहा है। तो उस एक्स प्लांट के फॉर्म में प्लांट का कोई भी पार्ट लिया जा सकता है, बहुत कम समय में बहुत सारे प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। तो ये सब उसके एग्जाम्पल हैं कि मेनली ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं वो हम लोग बहुत तेज़ी से टिश्यू कल्चर के थ्रू क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट मेनली आपके लिलिएसी फैमिली के जितने भी प्लांट होते हैं वो सब के सब क्या हैं, ऑर्नामेंटल है। अब ये पोटैटो, टैपियोका, शुगर केन, इन सब को भी हम लोग कॉमर्शियल लेवल पर प्रोपेगेट कराते हैं, ठीक है। तो बार बार ये एक कॉमन ये दिखा रहे हैं, है ना। तो वो तो कटिंग था, ये क्या है, लेयरिंग, ठीक है। तो आपने कटिंग देख लिया, कटिंग के बाद आपने लेयरिंग देख लिया, और लेयरिंग के बाद आपने ग्राफ्टिंग देख लिया, ठीक है। कटिंग भी देख लिया, लेयरिंग देख लिया, ग्राफ्टिंग देख लिया। और इस तरह से ये सब उसके एग्जांपल्स दिखाए जा रहे हैं कि हम लोग इन सब का कॉमर्शियल प्रोपेगेशन इन सारे प्लांट्स का करते हैं, ठीक है। ये एयर लेयरिंग है, आपको समझ में आ रहा होगा। एयर लेयरिंग में ग्राफ्टिंग क्ले का हमने आपको कंपोजिशन लिखवाया था ना, कि ग्राफ्टिंग क्ले में क्या होता है, काउ डंग होता है, मॉसेस होते हैं, ठीक है। तो वो सब आपको ध्यान रखना होगा नोट से। और ये देखो कि लार्ज स्केल में माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू, टिश्यू कल्चर के थ्रू हम लोग लार्ज स्केल में प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से आपको पता है ना, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंजर्व रहती है, मतलब जो भी प्लांट फिर से अराइज होगा वो अपने पेरेंटल प्लांट जैसा ही होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, ये हमारे लिए अपने आप में क्या है, जितना भी आर्टिफिशियल हॉर्टिकल्चर है, ये अपने आप में क्या है, हमारे लिए एक वरदान जैसा ही है। और सबसे सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, बेनिफिशियल हमारे लिए, जो सबसे फास्ट प्रोपेगेशन मेथड है, जिससे बहुत कम समय में लार्ज स्केल में हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, वो अपने आप में क्या है, टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है। तो ठीक है, अब ये जितने भी क्या कहते हैं मेथड्स थे वो लगभग क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं,
ठीक है, इसके आगे तो कुछ नहीं है, इसके आगे तो इन्होंने प्रॉपर थ्योरी ही दे रखा होगा इन शॉर्ट। हाँ, अब इन्होंने कहा है कि इसका एक डिसएडवांटेजेस है। आपको होता है ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, और एडवेंटिशियस रूट टैप रूट के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं, ठीक है, तो अपरूटेड हो जाता है प्लांट, मियोसिस नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में मियोसिस और फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से वेरिएशन नहीं आता है, वेरिएशन नहीं आएगा तो एवोल्यूशन नहीं होगा, एडेप्टिव स्ट्रेटजी नहीं आ पाएगी, ठीक है। पहचान रहे होगे, वो लेयरिंग था, ये क्या था, कटिंग था, ये सब का सब एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है, ग्राफ्टिंग है, ठीक है, और जिस तरह का कट होगा ये अपने आप में एयर लेयरिंग है, ठीक है। तो अब आपको कॉन्फिडेंस आने लगा होगा कि इस तरह से हम लोग, आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया होगा कि हम लोग क्या कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कराते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।